क्या पढ़ाया था मेडावल हिस्ट्री क्लास क्लास? कुछ याद है या नहीं? हाँ सर, हुमायूं और बाबर। हुमायूं और बाबर। हुमायूं और बाबर पढ़ाया था या बाबर और हुमायूं पढ़ाया था? क्या समझा नहीं? पहले तो फादर को पढ़ाया होगा ना, उसके बाद बच्चे को पढ़ाया होगा। हाँ, तो पहले पहले बाबर बच्चे फिर को ही पढ़ा हुमायूं। दिया क्या? नहीं, पहले बाबर फिर हुमायूं। हाँ, पहले बाबर फिर हुमायूं। ठीक है, देखिए जिनकी आज संभवतः पहली क्लास है या फिर मेरे साथ उनकी पहली मुलाकात ये हो रही है, तो 5 मिनट में आपको मैं कैसे हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ाएंगे, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। हाँ, अशोक सर कुछ कहना चाहते हैं? खाना वाना खा लिया? अशोक सर ओके, ठीक है, संभवतः गलती से उनकी आवाज आई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट जो नए हैं, जिनको मालूम नहीं है या अभी तक उन्होंने जीएस से क्लास अशोक सर आपका माइक म्यूट करो सर। अशोक सर मेरी रोटी सेक जाएगी, कल्याण आते आते। भाई रोटी है, 2 रोटी है। दोनों रोटी फूल जाएगी। जाना मुझे ऐसा पिज्जा नहीं खाना मेरे को। ऐसा पिज्जा नहीं खाना मुझे। ठीक है, ऊपर से ऐसा नहीं चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मैं ये बताओ, बात क्या हम बच्चों से लेक्चर हो गया उनका? एमपीएस की आवाज आ रही है क्या सर? अभी आ रही है, दोनों का मिक्स हो गया है। ओके ओके ओके। अभी बंद हो गया सर, अभी बंद हो गया सर का, बंद हो गया आपका आवाज। मैं थोड़ा बहुत तुमने सुना कैसा पढ़ा? ये नहीं समझ में आया मतलब। बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीजें करते हैं ना वो, ठीक है? अरे बाबा घर का अरेंजमेंट नहीं हो, नासिक में है, यहाँ नहीं हो। जब मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे बोला नहीं हमें क्लियर आ रहा, मुझे लगा मेरा इंटरनेट गड़बड़ होगा इसलिए क्लियर नहीं आ रहा। पूछा मैंने चीज। हाँ, अपना इंटरनेट भी गड़बड़ होगा तो अपने को आवाज नहीं आती, बच्चों क्लियर आवाज आ रही है, वो नहीं सर हमको क्लियर आ रही है। बाकी उनके नोट्स बने हुए हैं, बाकी कोई और नोट ऐसे बने नहीं है जैसे हिसाब से पढ़ा था। मराठी के इंग्लिश में मिल जाएंगे आपको, मराठी के नहीं मिलेंगे मेरे पास। अपने पास यही एक बंदा है, यही ठीक है, मैंने मैसेज तो दिया है, जब तक उनका धुन चालू है तब तक अपन आगे बढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 मिनट में लगभग मैं वो छोटी सी बात करूंगा जो संभवतः नए स्टूडेंट के लिए होगी, कि हमें एक्चुअली में जनरल स्टडी की जो हमारी सिलेबस है, जो बेसिकली आप एसएससी या फिर रेलवे या फिर एमपीएससी की बड़ी सिलेबस है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना, और किस तरीके से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे आते, उस पर 5 मिनट की छोटी सी टिप्पणी हमारी होगी। फिर हम जो लास्ट क्लास हमने आधे अधूरे पे छोड़ा था उसको हम आगे लेके चलेंगे और संभवतः मेडावल हिस्ट्री को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो खत्म होगा नहीं। संभवतः नेक्स्ट क्लास में हम मेडावल हिस्ट्री को खत्म करके एक नए कहानी की शुरुआत, एक नए चैप्टर की शुरुआत आपके साथ करेंगे।
नए स्टूडेंट ध्यान दें, आपके साथ जो जनरल स्टडी की सिलेबस आपके 3 या 4 एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, वो एक बड़ी सिलेबस है। बड़ी सिलेबस कहने का मतलब ये है कि उसमें जो पार्ट है, पार्ट कहने का मतलब हिस्ट्री ही इतना बड़ा है कि आप अगर हिस्ट्री को सही रूप से अगर पढ़ने की कोशिश करें, मतलब पूरी की पूरी ढांचा आप पढ़ने की कोशिश करें जो बेसिकली आपके पीसीएस लेवल एग्जामिनेशन के लिए है, तो संभवतः 1 या 1.5 साल का समय कम पड़ेगा। लेकिन उन चीजों को अगर हमें सागर को गागर में लपेटना है तो संभवतः 3 महीने आपके एसएससी, रेलवे और एमपीएससी की जहां तक प्री की बात है उसके लिए काफी होगी, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बड़ा है। 3 पार्ट में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। पहली पार्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में देखेंगे, जहां पे हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरुआत करते हैं और गुप्त वंश पे जाके हम समाप्त करते हैं। इसके बीच में आपके अलग अलग चैप्टर आते हैं, चाहे वो वैदिक सिविलाइजेशन हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो महाजनपद हो, चाहे वो प्री मौर्य हो, मौर्य हो, पोस्ट मौर्य हो और गुप्त। तो यहाँ तक की पूरी कहानी आपके एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम प्राचीन भारत कहते हैं, उसमें आती है। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत मिडावल हिस्ट्री में प्रवेश करते हैं, जिसकी शुरुआत आपके पुष्पभूति वंश से बेसिकली होती है। फिर भी हम दिल्ली सल्तनत को केंद्र में मानते हुए दिल्ली सल्तनत को हम देखते हैं, फिर हम आपके मुगल वंश को देखते हैं, और यही 2 ऐसे वंश हैं जिसमें पूरी की पूरी मध्यकालीन भारत के इतिहास समायोजित है। और आपके एग्जाम्पल के लिए संभवतः सबसे इंपॉर्टेंट जो इतिहास है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसकी शुरुआत 1857 के रिवॉल्ट, जिसे हम कहते हैं मंगल पांडे, जो आपके मेरठ में, जिसके क्रांति की शुरुआत हमने 10 मई 1857 से की थी, से लेके 1947 15 अगस्त, जब तक हमें आजादी नहीं मिल गई तब तक की पूरी कहानी इतिहास के रूप में आपके मॉडर्न हिस्ट्री में दर्ज है। और तमाम क्रांति, तमाम आंदोलन, तमाम मूवमेंट, जितने भी आपके संग्राम हुए, डेट वाइज आपको याद रखना है, चाहे वो आपके बंगाल विभाजन हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म हो, या फिर आपके दिल्ली आपकी कैपिटल बनना, बंगाल से इसका ट्रांसफर होना ये हो, या फिर आपके कांग्रेस का लखनऊ या फिर सूरत जैसा बड़ा समझौता हो, महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका से इंडिया में प्रवेश हो, होम रूल लीग मूवमेंट हो, रॉलेट एक्ट हो, जालियांवाला बाग हो, चौरी चौरा हो, काकोरी ट्रेन रॉबरी हो, या फिर आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सार्क मूवमेंट हो, क्यूट इंडिया मूवमेंट हो, तमाम इतिहास आपके मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में आपको पढ़ने की जरूरत है। ये आपके हिस्ट्री का सिर्फ पार्ट है। हिस्ट्री से आगे, हिस्ट्री पे ही आपकी जनरल स्टडी समाप्त नहीं होती है। हिस्ट्री से आके आपको ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, जिस ज्योग्राफी में आपको पर्वत, पहाड़, पत्थर, नदी, नाला जितने भी हैं वो सब आपको देखना पड़ेगा कि नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर कौन सा जो स्टेट है वहां पे कौन सा प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तमाम पूरे मतलब ज्योग्राफिक पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम प्रवेश करेंगे। इस इंडियन पॉलिटी में जितने भी आपकी संवैधानिक बातें हैं, खासकर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर आपके आर्टिकल्स, जो भी आपके अनुच्छेद आर्टिकल्स बने हैं, आपके पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो राष्ट्रपति, आपके पार्लियामेंट के 3 बड़े स्तंभ हो, ये हमें देखना है। बड़े बड़े चाहे वो चुनाव आयोग हो, यूपीएससी कमीशन हो, या फिर कोई भी बड़ी जो या नीति आयोग हो, जितने भी ये आपके क्या है संवैधानिक ढांचे हैं, इसे हमें पढ़ते हुए कहाँ पहुंचना है, तो इंडियन इकोनॉमी में पहुंचना है। जीडीपी से लेकर हम शुरुआत करेंगे और जीएनपी, इसके अंदर पूरे भारत की जो आपकी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की तमाम बातें हैं ये आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है रिसेशन, कैसे आते हैं आपके बैंक रेट, क्या आपके बैंकों का रूल, आपके क्या जो पॉलिसी है वो क्या है, गवर्नमेंट कैसे मॉनिटर करता है, बैंक कैसे फंक्शन करती है, तो ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद भी जनरल स्टडी का एक बड़ा छोर आपका साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको देखना है। यहाँ भी जनरल स्टडी खत्म नहीं होता है। इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी सिलेबस है जनरल स्टडी की। एंड इस पूरे सिलेबस पे कमांड करने के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो ये चीजें बहुत छोटी लगेंगी। अगर आपका इंटरेस्ट इन चीजों पे नहीं है तो फिर आप कितनी बार भी इसे पढ़ लें, संभवतः याद नहीं होगा। चलिए, ये तो हमने भाषण दे दिया। संभवतः ये भाषण आपको समझ में आया होगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में पहले क्लास में हम जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है,
तो संभवतः हमारे पास भी उतना समय नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर का बताओ कि पढ़ना क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया है। बट अमूमन हमने चूंकि 3-4 हफ्ते के बाद आज क्लास की शुरुआत की है, 10-12 लोग नए मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े हैं, इस कारण से एक छोटी सी टिप्पणी मैंने आपके सिलेबस पर करना चाहा है। अभी आप लोगों में से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज डायरेक्ट मैं अपने पुराने क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। बेहिचक बेटोक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। अरे किसी को कुछ नहीं? सर बोलिए अंकुश साहब। सर आपकी क्लास सर हफ्ते में एक बार क्यों होती है? मतलब जीएस से थोड़ा बड़ा है ना सर। आपकी इच्छा क्या है वो पहले बताओ। सर बस आप पढ़ा दे और हम पढ़ के एग्जाम क्रैक करके चले जाए, वही इच्छा है। देखो संभवतः मेरी क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ संडे को ही मिलेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैंक में हूँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं, क्योंकि मॉर्निंग 8:30 निकलता हूँ, रात में 9 बजे आता हूँ, तो संभवतः पॉसिबिलिटी मेरे साथ नहीं है कि मैं आपको किसी और भी दिन टाइम दे सकूँ, है ना। सर बैंक में आप क्या हो? पीओ है सर, पीओ है ना सर। अच्छा, ये इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा कि मैं क्या हूँ, बस बैंक में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, इतनी ही बात आप समझें, काफी है। ठीक सर है, कौन से बैंक में है वो तो बता दो। कौन से बैंक में है वो तो बता दो। अकाउंट खुलाना है। वो बैंक जिस बैंक में जाने की इच्छा आप लोगों की सबसे पहले होती है। गवर्नमेंट बैंक। 2012 मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था, तो छोड़ दें उन चीजों को, छोड़ दें। अभी आप लोगों को अभी बैंक वाली क्लास नहीं है, तो उन चीजों को छोड़ दें। हमने जो 10 साल पहले पढ़ा है, जब मैं 2007-8 में प्रिपरेशन किया करता था किसी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, तो उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। जो मैंने एसएससी का एग्जामिनेशन दिया था, उस समय जो क्वेश्चन के पैटर्न देखे थे, उस समय जो नोट बनाए थे, उस समय जो यादें की थी, उस समय डिस्कशन किया था, संभवतः वो अगर अवधारणा आप भी रखते हैं तो ठीक है, यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, मैं पहले ही बताता हूं कि आप 10 बार किसी किताब को पढ़े, मैं बोलता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रखिए, सिलेक्शन आपका होगा। दिस इज ओनली माई पेनेसिया। तो पूछते हैं कि सर क्या करूं इससे सिलेक्शन हो जाए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, दैट इज योर इंटरेस्ट। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको किताबें में कहीं ना कहीं, मैं भी कहा, मैं तो इतिहास ढूंढ के नहीं निकाला, या फिर महात्मा गांधी से पूछा तो नहीं कि आपने कौन सा आंदोलन किया भाई साहब बताइए, मैंने भी तो कहीं किताबें में ही पढ़ा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको किताबों में मिलेगी, लेकिन कहता है ना कि एक गाइडेंस होना चाहिए, तो वो गाइडेंस देने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। सिर्फ एक चीज आपको रखना है, वो है आपका इंटरेस्ट। जो मैंने रखा तो कहीं ना कहीं सफलता जाके मुझे मिली, तो ये बातें अलग है। काम कीजिए, काम करने वाले के पास सफलता जरूर मिलेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम जरूर लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर चाहते हैं कि आपने काम करने की शुरुआत की, 3 महीने पढ़ा, 4थे महीने आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी लगना इतना आसान नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन आपके साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सिलेबस से शुरुआत करूंगा। कुछ है? सर बुक कौन सी रेफर करनी है? अच्छा, बुक की बात बाद में करेंगे। कौन सा एग्जाम? स्टाफ सिलेक्शन। एसएससी, ठीक है, चलो बुक की बात मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सर ये धैर्य कैसे रखे, मतलब अभी तो यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। धैर्य ऐसे रखें कि मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कान में हेडफोन डाल के और सो जाए, बिल्कुल धैर्य रहेगा। धैर्य रखने का एक ही तरीका है, वो है दोस्तों के साथ पढ़िए। आप अकेले पढ़ेंगे ना तो धैर्य कभी नहीं बना रहेगा, आपको हमेशा लगेगा जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना चाहिए, और ये जो अकेलापन है ना, यही लेके डूब जाता है। तो लगता है कि यार छोड़ो यार, इसमें टाइम लग रहा है, 6 महीना लग रहे हैं, 8 महीना लग रहा है, 1 साल लग रहा है, चलो कहीं प्राइवेट फॉर्म में ज्वाइन कर लेते हैं, 22-25 हजार रुपये सैलरी आपको देगा। दिस इज वेरी इजी। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे 22-25-30 हजार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। धैर्य तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपके 4 दोस्त और भी डेडिकेशन के साथ मिलकर आपके लिए काम, मतलब साथ में आप लोग काम करते हैं, तो ही पेशेंस रहेगा। ठीक है भाई, हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अकेला आदमी एकला चलोरे में रह जाएंगे तो फिर पेशेंस नहीं रहेगा, फिर कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाता है, तो उस भटकने के बाद थोड़ी सी बातें आपको दिक्कत यहाँ पे आएंगी।
ओके नेक्स्ट, कुछ और किसी को पूछना है? सर पोर्शन कैसे कवर अप करेंगे, मतलब हम अरे कैसे कुछ है क्या करें? भाई? मैडम आपकी आवाज हमेशा से आधी अधूरी आती है। आई डोंट नो कि आपके नेट में कुछ इशू है, क्या इशू है बताओ। क्या इशू है भाई? देखिए जिनकी आज पहली क्लास है, संभवतः इस क्लास को आप समझ नहीं पाएंगे। मैं पहले ही बोलता हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर, क्योंकि जो सिलसिलेवार ढंग से हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप आए हैं, तो संभवतः ये क्लास आप बिल्कुल, या कह लें आप तो 10% आप समझ में आपको आएगा। तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ मेरी बात सुनते रहें कि सर क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिर्फ 1 से 2 क्लास वो सुनते रहें। जब थर्ड क्लास में मैं आपकी इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत करूंगा तो आप कम से कम मेरे से रूबरू हो गए रहेंगे, तो सारी बात आपको समझ में आएगी। अदरवाइज पहली क्लास में क्या होता है ना कि सामने वाले पढ़ा क्या रहा है, पढ़ा कैसा रहा है, इसी को समझने में चला जाता है। तो 1 से 2 क्लास सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े, सिर्फ मेरे को देखते रहे कि मैं बोलता कहाँ हूँ, स्ट्रेस कहाँ पे देता हूँ, किस बात को अंडरलाइन करता हूँ, किस बात को मैं कैपिटल में लिखता हूँ, सिर्फ इन चीजों पे आप ध्यान रखे रहे। तीसरी क्लास एक नई क्लास होगी, सबके लिए एक नई क्लास होगी, इंडियन पॉलिटी की वो क्लास होगी, उसमें 100 की 100 बात आपको समझ में आएगी। आज वो जिनकी आज पहली क्लास है, संभवतः मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये चीजें पल्ले पड़ेगा, बट फिर भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सुनते रहें। यस, किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? कुछ है क्या? नो सर। शुरुआत करें? यस सर। ओके गुड, 1 मिनट। थोड़ी सी बात मैं पुराने क्लास का करना चाहूंगा। मैंने दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत जिसमें हमने मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत की थी, उसमें बताया था कि बेसिकली ये जो दिल्ली सल्तनत है ये 5 वंशों पर चलता है। पहला जो वंश था उसका नाम था गुलाम वंश, जिसे हमने दास वंश भी कहा था, और उसमें हर एक व्यक्ति दूसरे का दास था। मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका दास इल्तुतमिश, है ना, बलवन होते हुए कैकूबाद तक हम आपके इस गुलाम वंश में आए थे। उस गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी वंश की बात की थी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाजार नियंत्रण की बड़ी प्रणाली, दाग और चेहरा, घोड़े के लिए एक नई पद्धति की बात हमने आपके अलाउद्दीन खिलजी और उसके मार्केट रिफॉर्म के साथ करते हुए उस सुल्तान से हम आए थे जिस सुल्तान को भारतीय इतिहास पगला सुल्तान के नाम से जानता है, और वंश, वो वंश दिल्ली सल्तनत की तीसरी वंश थी जिसका नाम हमने तुगलक वंश के रूप में दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जैसे 2 बड़े नाम बताए थे, और ये भी बताया था कि भारतीय इतिहास जिस शासक को पगला सुल्तान के नाम से जानती है वो इस कारण से जानती है तो जितने भी एक्सपेरिमेंट उसने भारतीय इतिहास के करीब में किए वो एक के बाद एक धराशायी हुए, चाहे वो कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो, या फिर नए रूप से सिक्के चलाने की योजना हो, या फिर नए टैक्स दुआब के क्षेत्र में लगाने की बात हो। उसके बाद हम उस दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश पे आए थे, क्योंकि 5 वंश थे। तो आपके गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद हम सैयद वंश पे आए थे। सैयद वंश में सिर्फ 2 ही बात मैंने आपके साथ की थी कि इस सैयद वंश का फाउंडर कौन है, और उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश के ऊपर बैठे थे जिसका नाम था लोधी डायनेस्टी। और इसी लोधी डायनेस्टी में हमने सिकंदर लोधी की बात की थी, उसके द्वारा एस्टैब्लिश आगरा सिटी की बात की थी, और उस व्यक्ति की बात की थी जिस व्यक्ति का मुगल वंश के फाउंडर बाबर के साथ पानीपत की पहली युद्ध 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, मुगल वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, बाबर विजय हुआ था, और फिर हम आपके मुगल वंश पे आए थे। मुगल वंश की शुरुआत हमने 1526 से की थी, क्योंकि वही वो सदी था जिसमें पानीपत की पहली युद्ध के बाद इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत पूरी तरह खत्म होके मुगल वंश, मुगल एम्पायर, भारत के सल्तनत, भारत के दिल्ली के गद्दी पर बैठ चुका था। तो हमने बाबर के बारे में बताया था, यही वो बाबर है जिसने आपके मुगल वंश की नींव रखी, यही वो बाबर है
जिसका डेथ 4 सालों में ही हो गया था। 1530 ईस्वी में बाबर साहब चले गए थे। बादशाह, काजी, कलंदर जैसे बड़े बड़े उपाधि बाबर ने लिए थे। और उसके बाद बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं उसके गद्दी पर बैठा था। हुमायूं को बीच में ही भारत छोड़ना पड़ा था। कारण सिर्फ एक था कि चौसा और बिलग्राम के 2 युद्ध कंसेक्यूटिव हुए थे, 1539, 1540। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और ये दोनों युद्ध हुमायूं हारा था। जिस व्यक्ति ने हुमायूं को हराया था उस व्यक्ति का नाम था फरीद खान। ये वही फरीद खान है जिसका नाम आगे चल के शेर शाह सूरी हमने दिया था। और हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था और सूरवंश का एस्टैब्लिशमेंट आपके भारत में हुआ था। इतनी बात हमने लास्ट क्लास आपके साथ की थी। यस और नो? सर आपकी आवाज डबल आ रही है। मेरी आवाज डबल आ रही है? अरे ये क्या नहीं हो गया? सर, सही है सर। आवाज ठीक है? हाँ सर। देखो अगर डबल आएगी तो बताओ। हमने नया लागे हो या सुना लागे हो या अजूबा लागे हो, क्या लागे हो? ठीक है, अगर सुना लग रहा है तो अच्छी बात है। जो नए वाले हैं उनको अजूबा लग रहा हो, क्या हो गया मोहम्मद? थे क्योंकि 1526 से लेकर 1540 ईस्वी तक हुमायूं तक की शासन आपके इंडिया में हुई थी। बस यही वो हुमायूं है जो शेर शाह सूरी से हार गया था। तो 1540 से लेके जब तक पानीपत की दूसरी युद्ध नहीं होगी 1556 तक, तब तक की बात हम सूरवंश के साथ करेंगे, है ना। और 1556 से लेके फिर से आगे कहानी आपके मुगल वंश के साथ होगी, क्योंकि 1556 में पानीपत की दूसरी युद्ध हुई थी जिसमें मुगल एम्पायर रीएस्टैब्लिश हुआ था। तो आज की जो हमारी कहानी है वो मुगल पे है ही नहीं। आज की जो हमारी कहानी है वो 1540 से लेके 1556 पे संभवतः आधारित रहेगी, जिसके बीच में हम उस डायनेस्टी की बात करेंगे, हम उस एम्पायर की बात करेंगे जिस एम्पायर का फाउंडर फरीद खां था, जिस एम्पायर के फाउंडर ने एक शेर को निहत्था मतलब बिना किसी हथियार के मारा था। इस कारण से उसको शेर खां की उपाधि दी गई थी। और बाद में भारतीय इतिहास के पन्ने उस फरीद खां उस को शेर शाह सूरी के नाम से याद रखते हैं। और पहला ही लाइन में आपको बताता हूं, अगर छोटी एग्जाम आप रेलवे देते आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ओके, क्या बोल रहा था भूल जाता हूँ। क्या बोल रहा था भाई? मकबरा का है, शेरशाह का मकबरा बिहार में। से आपका है बिहार आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा। आपके ऑप्शन में बिहार का वो जगह होगा जहां पे शेर शाह सूरी के फादर
एक जमींदार थे, और जहां पे फेमस क्वेश्चन बिलोंग करता है वो जगह है सासाराम। हमेशा याद रखें, शेरशाह सूरी से कम इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूछे मत। तो पहली बात यही है कि शेरशाह, अभी हमने जन्म भी नहीं दिया है शेरशाह सूरी को, लेकिन उसके मरने की बात हम कर रहे हैं, तो समझ लें कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो पहली बात, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है वो आपको याद रखना है, दैट इज इन सासाराम, और सासाराम बिहार में पड़ता है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है। तो चलिए, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है। जैसे कहते हैं ना, बचपन में हम किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल का नाम कुछ और रहता है, तो वैसे ही इतिहास में भी दो अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, और फरीद आगे चल के शेरशाह सूरी बना। तीसरी बात आप ये जाने कि ये जो शेरशाह सूरी है, वो उसके जो फादर थे वो सासाराम के जमींदार थे। उसके फादर ने 4 शादियां की थी, 4 शादियों से 8 बेटे थे। तो पहले ही से फादर के साथ उसका डिस्प्यूट चलता था। डोंट वरी, सिर्फ सुनते रहे, मैं जो कहानी बना रहा हूं उस कहानी को सुनते रहे। हर एक वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता तो रहा हूं कहानी, लेकिन इस कहानी से फैक्ट निकाल के आपके बोर्ड पर लिखूंगा, फिर आप लिखेंगे। तो अभी बिल्कुल मत लिखें, अभी सिर्फ मैं जो अवधारणा आपके साथ दे रहा हूं, इस अवधारणा को कहानी के रूप में आपको समझते चले, है ना। ये कहानी आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप सब सारे फैक्ट यहाँ से निचोड़ सकते हैं कि सर ने ऐसी बात बताई थी। तो मैं क्या बताया, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि उसके 4 शादियां थी, उसके 8 बच्चे थे। ये किसी काम का नहीं है, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये जब तक ये कहानी के रूप में नहीं बताऊंगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इतिहास तो ऐसे ही बोरिंग है, रात में पढ़िएगा, दिन में साफ हो जाएगा। इस कारण से आराम से सुनते रहे, कहानी मनोरंजन कहानियां हैं, वो कहते हैं ना पंचतंत्र की कहानियां, उस कहानियों के आधार पे रोचक कहानी में बना के बता रहा हूं, उसमें से कुछ चीजें निचोड़ूंगा, वो आपके साथ मैं बोर्ड में लिखूंगा। तो बचपन से ही उसका फादर के साथ डिस्प्यूट रहता था, तो बेचारा बोला कि ये बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा है, यहाँ से हम निकल जाए, तो निकल गया बिहार से। और महात्मा बुद्ध जैसे घर से निकल के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो दर दर भटकते हुए बौद्ध गया चले गए थे, वैसे ही ये भी निकला और साउथ इंडिया में एक व्यक्ति के पास पहुंच गया, एक सूबेदार के पास पहुंच गया। वहां से इसने बहुत सारे गुण सीखे, मतलब बहुत सारे इसने टेक्निक सीखे, और टेक्निक सीखने के बाद वो बाबर के सेना में चला गया, मतलब मुगल सेना में वो चला गया। मुगल सेना में जाने के बाद उसने ये देखा कि बहुत आसानी से एक एम्पायर स्टैब्लिश किया जा सकता है। मतलब उसका विजन था, शुरुआत से ही वो विजन था जो एक एम्पायर का विजन होता है, किंग का विजन होता है। तो देखें, जमींदार के फैमिली से निकल के एक सूबेदार के यहाँ जाके काम करना, फिर मुगल सेना में समायोजित हो जाना, मुगल सेना में सिर्फ देखते रहना कि क्या हो रहा है, उन चीजों को देखते हुए फिर अपना रास्ता वो अलग करता है। तो ये सारी बात आपके उस फरीद खां के साथ जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये वही फरीद खां है जिसने भारत में पहली बार उस चीज की शुरुआत की जिस चीज पे आज भी हम कायम हैं, वो है रुपया। तो आपसे पूछा जाता है कि रुपया, ये जो RUPIY है, आप देखते हैं इंडियन करेंसी, ये अलग रूप से शुरुआत करने वाला शासक आपका सिर्फ और सिर्फ शेरशाह सूरी ही था। तो पहली बात जो मैंने आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको नोटेड डाउन करवाया है, जो करवाया नहीं बोला है था, वो ये था कि सासाराम में उसका मकबरा है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि रुपया की शुरुआत किस शासक ने भारतीय इतिहास में करवाई है, वो शासक शेरशाह सूरी है। और तीसरी बात आपको जो याद रखना है, पेशावर पाकिस्तान से लेके कोलकाता पश्चिम बंगाल तक को जोड़ दिया था, तब तक वहां तक उसने रास्ते बनवाए थे, और ये रास्ता जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है GT रोड, और इसका फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। रुपया की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी। फरीद बचपन का किसका नाम था? शेरशाह सूरी। सूर्यवंश का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया? शेरशाह सूरी। और उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ओके। शेरशाह सूरी का 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1539 में हुआ, एक 1540 में हुआ। 1539 में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम था चौसा, और 1540 में जो युद्ध हुआ उसका नाम था बिलग्राम या कन्नौज।
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप इस दोनों युद्ध का नाम नहीं भूलेंगे। 1539 1539 1540 1539 the name of the war was Chausa and 1540 the name of the war was Bilgram और कन्नौज। ये दोनों युद्ध शेरशाह सूरी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ होगा अंदाज लगा जरा, किसके साथ हुआ होगा? हुमायूं। क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला कि 1540 से आगे की बात हम शेरशाह सूरी के साथ करेंगे, लेकिन अभी हम 1540 पहुंच रहे हैं। इसका मतलब शेरशाह सूरी अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो क्या करेगा वो? तो 1539 में युद्ध किया, 1540 में युद्ध किया। दोनों युद्ध हुमायूं के साथ ही हुआ। 1539 में जो युद्ध हुआ, 1539 में जो युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं हार गया, लेकिन हुमायूं बच के निकल गया। मतलब शेरशाह सूरी उसको मार नहीं पाया या फिर बंधक नहीं बना पाया, किस तरह वो बचते बचाते वो निकल गया। फिर 1540 में फिर से हुमायूं के साथ युद्ध हुआ, हुमायूं साहब बच नहीं पाए, उनको इंडिया छोड़ना पड़ गया। और यही वो इंडिया छोड़ने की जो घटना है, यही सूरवंश के एस्टैब्लिशमेंट का क्या था, नींव था। एक और हुमायूं मुगल वंश का जो दूसरा शासक बाबर का बेटा था, उसने इंडिया को छोड़ दिया, ईरान चला गया, और वहीं पे दूसरी ओर मुगल वंश के उस राख पे जिस वंश का जन्म हो गया, उस वंश को हमने सूरवंश का नाम दे दिया। इन द ईयर 1540 और शेरशाह सूरी साहब आ गए थे। लेकिन जो ये शेरशाह सूरी साहब थे, ये ज्यादा दिन तक सत्ता का भोग नहीं उठा पाए। आ तो गए बेचारा, शुरुआत से लेके 20 साल से ही वो घूम रहा था इधर उधर, लेकिन सत्ता का जो लुत्फ होता है वो उठा नहीं पाया। बहुत सारे इसने युद्ध किए, बहुत सारे युद्ध इसने जीता। 5वें साल, कहने का मतलब 1545 1545 ईस्वी में ही इसका एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में इसने तोप को चलाने का आदेश दे दिया। अब साहब, तोप का जो एक गोला था वो इसी के छावनी में आके गिर गया, और उसी छावनी में जो गिरा तो शेरशाह सूरी जो थे वो पूरे इंजर्ड हो गए। और उसी समय, मतलब उसके कुछ दिनों के बाद, वो इंजर्ड तो थे ही, उनका इलाज चलते रहा, और डायरेक्ट शेरशाह सूरी भगवान को प्यारे हो गए। कहने का मतलब ये है कि शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हुआ? आंसर इज 1545। चले लिखें। अभी तक हमें 7 बातें याद करनी है, आगे चल के हम 4 बातें और याद करेंगे इस शेरशाह सूरी में। 7 बातें कौन कौन सी हम याद करेंगे? पहला, फाउंडर ऑफ सूरवंश शेरशाह सूरी। दूसरा, फाउंडर ईयर ऑफ सूर डायनेस्टी 1540। तीसरा, द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज इन सासाराम बिहार। चौथा, द वॉर ऑफ कन्नौज और बिलग्राम इन द ईयर 1540 विथ हुमायूं। छठा, द वॉर ऑफ चौसा इन द ईयर 1539। पूर्ण रूप से हारा कब? तो 1540 में वो हारेगा। इस तरीके की बात आपको लिखनी है। ओपन करें अपने नोटबुक, 1 बाय 1 करके मैं बोर्ड पे जो बातें लिखता हूं उसको आप लिखें। सूर डायनेस्टी, कब से कब? 1540 से लेके जब तक अकबर साहब भारत में प्रवेश नहीं किए थे तब तक, मतलब 1540 से लेके 1555। बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है क्या? फाउंडर, आप ही आंसर बताएं। मैंने अभी सारी कहानियां बता दी हैं, आंसर बताओ। मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ उसका आंसर बताओ। फाउंडर कौन होगा? शेरशाह। हाँ, तो पहले नाम हमें लिखना है फरीद खान। फरीद खान के बाद शेर खान, फटाफट लिखो। और उसके बाद शेर शाह सूरी। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है। फादर,
हसन खां। कहाँ का था ये? हसन खां कहाँ का था? हसन खां कहाँ से था? सासाराम, हाँ, बिहार। बोलो, बाकी के लोग भी बोलो, शर्माओ मत कि बोलूं कि नहीं बोलो, दूसरा ही बोलेगा, ऐसा शर्माने का नहीं। याद आया तो बोलो, फिर से बोलो। आप जब बोलिएगा ना तो ही आपका हेजिटेशन खत्म होगा। सासाराम पंजाब में है ना? नहीं सर, बिहार में। बिहार में। बिहार में है क्या? ओके, सासाराम बिहार। क्या थे ये? तो ये अफगानिस्तान, अफगान मुस्लिम थे। लिख लीजिए, अफगान मुस्लिम। ये सब आज तक आपको लिखा देता हूँ, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको लिखना है अफगान मुस्लिम। कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट वॉर किए हैं, जिस वॉर को आपको लिखना है। हटाओगे ये? हाँ सर। हाँ सर। सर वो अफगान मुस्लिम के पहले क्या लिखा आपने? की भाई टाइप इंडियन मुस्लिम थे, अफगान मुस्लिम थे, ईरानी मुस्लिम थे, क्या थे? तो टाइप लिखो, ही वॉज अफगान मुस्लिम। सर अच्छा, मेरे को ये बताओ कि शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद भारत में अपनी सत्ता का एस्टैब्लिशमेंट किया था? 1540 में कन्नौज। अच्छा, लिख लिया था क्या तुमने? 1539। लिख लिया था क्या? वन 1539 कौन सा? तो वॉर ऑफ चौसा किसके साथ हुआ था? हुमायूं। 1540 वॉर ऑफ बिलग्राम, BILGRAM, मोस्ट इंपोर्टेंट। बिलग्राम अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर KANNUJ, या फिर बिलग्राम ऑप्शन में दिखेगा या फिर कन्नौज ऑप्शन में दिखेगा। बोथ आर सेम। किसके साथ हुआ? हुमायूं के साथ हुआ। वहां पर लिख भी लीजिएगा, हुमायूं was defeated and escaped to ईरान। हुमायूं हार गया और किधर भागा? अफगानिस्तान भागा, बांग्लादेश भागा, चेन्नई भागा, भूटान भागा, चीन भागा, ईरान भागा, इराक भागा। मल्टीपल ऑप्शन यू वुड हैव। तो वहां पे आपको टिक मार्क करना है कि वो ईरान गया था। सर वो क्या लिखा है? हुमायूं वॉज डिफीटेड एंड एस्केप टू ईरान। सर। मेरी राइटिंग ही ऐसी है, क्या करोगे? सर बोलिए। सर आपने पहले बताया तो वो पहले 1539 वॉर में तो वो एस्केप हो गया था ना, मतलब वो भारत में पहले था ना 1539 में। नहीं, 1539 में चौसा में जो युद्ध हुआ, तो चौसा किधर है? चौसा आपके इंडिया में है ना, तो चौथा से तो निकल गया, लेकिन वो पंजाब में ही था, भागा नहीं था वो। लेकिन फिर से बिलग्राम में वो पकड़ा गया। तो बिलग्राम में जब उसके साथ युद्ध हुआ तो अंत में वो भारत उसने छोड़ा था। चौथा में भारत नहीं छोड़ा था। चौथा में तो वो घूम रहा था कि फिर से मैं शेरशाह सूरी को हरा दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चलो हटाऊं यहाँ से। हाँ सर।
अभी कुछ युद्ध है, उस युद्ध का ईयर आपको लिखना है, कौन कौन सा युद्ध है। तो तीसरा हमने लिखना है मालवा, वॉर ऑफ मालवा इन द ईयर 1542। फोर्थ है द वॉर ऑफ रणथंबोर, द वॉर ऑफ रणथंबोर इन द ईयर सेम 1542। उसके बाद द वॉर ऑफ राइसीन, वॉर ऑफ राइसीन इन द ईयर 1543। यही वो राइसीन है जहां पे युद्ध हुआ था। तो वहां एक मतलब यहाँ पे जो शासन कर रहा था वो बेसिकली एक लेडी थी, दुर्गावती नाम का, वो लेडी दुर्गावती नाम की एक लेडी थी। अच्छा लगेगा आपको सुनने में। तो यहाँ पे जब शेरशाह सूरी का अटैक हुआ तो दुर्गावती जो लेडी थी उसने जब देखा कि वो हार रही है तो फिर बहुत लोगों के साथ कहते हैं, जौहर सुना है आप लोगों ने, वो मूवी देखी है क्या? वो पद्मावती देखा था क्या? देखा था ना? पद्मावती। यस सर। हाँ, मतलब अपने आप को जो आग में डाल दिया जाता है वो बेसिकली इसी घटना से हुआ था। तो राइसेन इन द ईयर 1543। उसके बाद द वॉर ऑफ चित्तौड़ इन द ईयर 1544, वॉर ऑफ कालिंजर इन द ईयर 1545। यही वो कालिंजर है जहां पे जब वो युद्ध कर रहा था तो बोला कि तोप से उड़ा दो उसका किला। तोप से तो उड़ाया लेकिन वो गोला फिर से इसी की छावनी में आके गिर गया था आखिरी में कालिंजर में, और उसी में इंजर्ड हो गया और साहब चलते बने। तो ये कंजिक्यूटिव जो 5 हमने लिखा है, 5 नहीं है, ये बेसिकली 7 हैं। 7 में से 2 आपने ऑलरेडी लिख लिया है, कन्नौज और बिलग्राम को। उसको छोड़ के आपके एग्जामिनेशन में अगर आप सुने, अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप इस 3 ईयर को याद रखें, 1539, 1540 एंड 1545। इसी 3 युद्ध को आप अगर याद रखते हैं तो आपके रेलवे एसएससी का काम निकल जाएगा। लेकिन आप अगर एमपीएससी का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये 4 युद्ध आपको याद रखना पड़ेगा। जैसा एग्जाम वैसी उसकी डिफिकल्टी लेवल, उस टाइप के उसके क्वेश्चन। सर बैंकिंग में भी हिस्ट्री पूछते हैं? अरे दादा, बैंकिंग में ये सिलेबस ही नहीं है। बैंकिंग में जनरल स्टडी क्या करता है? कुछ नहीं है। बैंकिंग में जीएस तो पूछा ही नहीं जाता है ना। बैंकिंग की बात हम करेंगे ना, क्यों हड़बड़ा रहे हो भाई? बैंकिंग की बात करेंगे 1-1.5 घंटे के बाद, पूरी बात करेंगे वहां पर, टेंशन नहीं लेने का। फॉर रेलवे एंड एसएससी ओनली गो विथ चौसा, बिलग्राम एंड कालिंजर। ये युद्ध कब हुआ? बस किस युद्ध के बाद सूर्यवंश एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो युद्ध है बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, वो ईयर है 1540। किस युद्ध के बाद आपके शेरशाह सूरी का डेथ हुआ था? वो युद्ध है 1545, द वॉर ऑफ बिलग्राम, सॉरी द वॉर ऑफ कालिंजर इन द ईयर 1545। सर लास्ट टाइम आपने एक 1531 कलिंजर लिखाया था प्रतापदेव राय, वो कौन सा था? क्या लिखवाया था? 1531 कलिंजर। वो तो प्रतापदेव रुद्र के साथ लिखवाया था ना कलिंजर। अच्छा, वो अलग है। वो कौन कर रहा था? वो पीरियड क्या थी? वो पीरियड हुमायूं की थी। हाँ हाँ, है कि नहीं? हाँ। वो हुमायूं ने प्रताप देवरुद्र के साथ किया था 1531 ईस्वी में। ठीक है। ओके। जैसे पानीपत का युद्ध है, तो ऐसा तो नहीं है कि पानीपत में किसी एक ही शासक ने युद्ध किया। पानीपत का युद्ध पहला, पानीपत का युद्ध दूसरा, पानीपत का युद्ध तीसरा, है ना? जो जहां पे रोकेगा उस शासक के साथ अटैक होगी, उसकी लड़ाई होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में पूछा जाता है कलिंजर का, तो हम आंसर लगाएंगे 1545 में। अगर हुमायूं के संदर्भ में पूछा जाता है कलिंजर का, प्रताप देवरुद्र का, तो फिर 1531 में टिक लगाएंगे। है कि नहीं? यस। ओके ना? यस यस यस। देखो, जब पढ़ने के बाद आप मल्टीपल क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना, किसी ने मेरे से पूछा था कि सर कौन सा बुक हम रेफर करें, तो फॉर रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन देते हैं तो शुरुआत के दिनों में अगर आप लुसेंट को भी प्रेफर करते हैं तो चलता है काम।
बट अगर सही मायने में आपको जीएस का बादशाह बनना है तो फिर यूनिक को प्रेफर कीजिए। यूनिक की जो पब्लिकेशन ल्यूसेंट पब्लिकेशन है ना जनरल स्टडी की, उसमें आपको हिस्ट्री से लेकर केमिस्ट्री तक मिलते हैं, वैसे ही यूनिक भी एक पब्लिकेशन है, थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी बड़ी है, बट उसमें एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि शुरुआत में आप ल्यूसेंट को प्रेफर कीजिए। जब ल्यूसेंट एक बार याद हो जाए, ऐसा संभवतः तो होगा नहीं, अगर याद हो जाए तो फिर यूनिक एक पब्लिकेशन है, उसको प्रेफर कीजिए। हटाओ आगे से। यस सर। कैसा है मुंबई का हाल कोरोना का? खराब है बस। क्लासेस हाँ? बंद हो गए सर। खराब है, खराब। खराब है। ओके, अभी मेरे को ये बताओ कि शेरशाह सूरी ने किस किस चीजों की शुरुआत की? रुपए। रुपए। एक तो रुपया की शुरुआत, और सर एक दूसरा रोड जी कौन सा रोड? जी जी ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, वेस्ट बंगाल से पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाली रोड। पश्चिम बंगाल से ना। ये तीन चीजें आप लिखना है। शेरशाह सूरी स्टार्टेड द क्वाइन रुपया, he constructed the famous Grand Trunk Road from पेशावर। पेशावर किधर है? घाटकोपर में ना? वेस्ट बंगाल। हाँ, from पेशावर टू बंगाल। और ठीक है, बाकी पोस्ट ऑफ जो डाक सिस्टम की भी शुरुआत संभवतः इतिहास का है कि शेरशाह से नहीं शुरुआत होती है। और कंस्ट्रक्टेड पुराना नामी है, ऐसा नहीं कि ओल्ड किला लिख लीजिएगा, नामी है पुराना, पुराना किला, ऐसे ही आपको लिखना है। आप ऐसा नहीं कि ओल्ड फोर्ट लिख दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसका नाम है पुराना किला। थोड़ा सा इंग्लिश जानने के बाद होता है कभी कभी, ओल्ड फोर्ट और आया पुराना किला एग्जाम में, फिर याद ही नहीं आ रहा है कि पुराना किला किसने बनवाया। तो पुराना किला भी शेरशाह सूरी नहीं बनवाए, डाक सिस्टम भी शेरशाह सूरी नहीं चालू किया, ग्रैंड ट्रंक रोड की भी शुरुआत शेरशाह सूरी नहीं किया। रुपया जो आज हमारी करेंसी है, इसको भी नाम देने वाला आपका वही वो बादशाह था, जिस बादशाह का बचपन का नाम फरीद था, जिस बादशाह ने चौथा बिलग्राम के युद्ध में मुगल वंश के बड़े शासक हुमायूं को हराया, है ना, और जिस बादशाह का तोप के गोले से उसी के घर में उसकी मृत्यु हो गई 1545 में कलिंजर के युद्ध में, तो वो आपका शेरशाह सूरी है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ सर। सर। आज तो अच्छा लगेगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास एग्जाम में, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा ना नेक्स्ट क्लास में, तो लगेगा सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। हाँ? नहीं सर। अभी देखो पूछता हूं मैं क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा? अभी पीछे पन्ने पलट रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट है ना पीछे पन्ने पलट रहे हैं। बेगम तो हुमायूं बेगम नामा तो गुलबदन बानो बेगम ने लिखा था। हाँ? मेरे कानों तक आवाज आ रहा है, वो जो पन्ने पलटाए जा रहे हैं ना कुछ लोगों के द्वारा, तो वो आवाज मेरे कानों तक आ रहा है। डिस्कशन एंड डिस्कशन is the only key for success in general study। नहीं तो फिर इतिहास जो है वो इतिहास ही दिखेगा आपको, वो कभी वर्तमान नहीं दिखेगा। यही बातें आपके साथ होती हैं। देखिए ये मैंने 2007 में पढ़ा था इन चीजों को, आज से लगभग सोच लीजिए 13-14 साल पहले, और आज भी मुझे इन चीजों से अच्छा कुछ नहीं लगता है।
चलिए अभी सुने, अभी एक तो चले गए, कौन चले गए, कौन चला गया? शेरशाह सूरी साहब चले गए, लेकिन हमने आपको डेट क्या लिखवाया था सूर्यवंश का? एस्टेब्लिशमेंट 1540। हाँ 40 से लेके कहाँ तक लिखवाया था मैंने? 45 तक। 55 तक लिखवाया था। तो साहब इस 10 साल में कोई तो और होगा ना, या फिर बिना बादशाह का ही सूर्यवंश रन करता रहा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। 1545 में कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी के डेथ होने के बाद इसका मतलब कोई न कोई तो उसके वंशज होंगे, कोई न कोई तो उसका उत्तराधिकारी होगा। यस था, उसका उत्तराधिकारी था। 2 उत्तराधिकारी उसके बेसिकली हुए, एक का नाम था आदिल खां और दूसरे का नाम था जलाल खां। आदिल खां और जलाल खां, आदिल खां बड़ा था, जलाल खां छोटा था, लेकिन नाम से ही जलाल खां जो था वो जल्लाद था। तो आदिल खां को बोला कि भाई साहब बड़े हो तुम, लेकिन तुमसे शासन वगैरह कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो, है ना, और हम शासन करते हैं। हुआ भी ऐसा ही, जलाल खां जल्लाद की तरफ शासन करने लगा, आदिल खां को सत्ता से बाहर रखा। जलाल खां भी ज्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाया और उसके बाद उसका बेटा फिरोज खां शासन करने के लिए बैठा, लेकिन 3 दिन के अंदर ही उस फिरोज खां का सफाया कर दिया गया। जिस व्यक्ति ने फिरोज खां जो जलाल खां का बेटा था, अभी फिर से मैं इन चीजों को कहता हूं क्योंकि बहुत बाप बेटा बहुत हो गया ना, कंफ्यूजन हो गया। अभी सबसे ऊपर कौन था? तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के जाने के बाद उसके 2 बेटे हुए, एक का नाम था आदिल खां और दूसरे का नाम क्या था? जलाल खान। जलाल खां। शासन कौन करेगा? जलाल खां। जलाल खां के बाद उसके गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज खां। फिरोज खां को जिस व्यक्ति ने मार दिया, वो व्यक्ति है जो आज के आपको बता रहा हूं। फिरोज खां जिस व्यक्ति ने मारा था उस व्यक्ति का नाम था आदिल शाह। आदिल शाह ऐसा नहीं कि जलाल खां का बेटा था या फिरोज खां का बेटा था, वो बेसिकली एक सूबेदार था। और जब राजा कमजोर होता है तो प्रजा मजबूत हो जाती है, वही बात था। तो वो देखा कि भाई साहब ये शेरशाह सूरी तो चल दिया, उसका बेटा जलाल खान भी जलाल कर दिया, तो अब राजा कमजोर हो रहा, तो सूबेदार जो है वो ज्यादा अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए उसने अपने बादशाह का ही सर कलम कर दिया और वो सूबेदार सूर्यवंश का बागडोर अपने हाथों में कर लिया। बेसिकली जो बिहार चुनार का जो क्षेत्र है उसमें आपका आदिल खां, फिर से बोल रहा हूं, एक था आदिल खां जो जलाल खां का भाई था और जो अभी आया है उसका नाम था आदिल शाह। दोनों में अंतर महसूस करके, अंतर बना के आपको रखना है कि जो खां था वो बेटा था शेरशाह सूरी का और जो शाह आया है वो बेसिकली एक सूबेदार है जिसने फिरोज खां को साफ करके सूर्यवंश की बागडोर संभाली है। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आज के क्लास की सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, वो बात ये है कि आदिल शाह का एक प्रधानमंत्री था जिसको आप कहते हैं वजीर, है ना, आवाज ब्रेक हो रही है का नाम था, हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। बाकी लोगों तक नहीं आ रही है? नहीं सर। अरे सर क्लियर है? क्लियर है सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सर। अच्छा कहां तक आवाज नहीं आई थी बोलो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सर आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। अच्छा हमारे नेटवर्क का इश्यू आपको होगा कहां तक आवाज नहीं आई? सब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है सर, उसकी नेटवर्क का प्रॉब्लम। चलो फिर से मैं एक लाइन रिपीट करता हूं, है ना, क्योंकि ये चीजें बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, लेकिन इन चीजों में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना मैं आपको एश्योर करता हूं। बट फिर भी आपको चीजें समझनी है, चीजें याद रखनी है। वो ये है कि शेरशाह सूरी साहब चले गए, उसके बाद उसके 2 बच्चे हुए, एक का नाम था आदिल खां, दूसरे का नाम था जलाल खां।
जलाल खान साहब ने सत्ता संभाला, जलाल खान छोटा था फिर भी उसने सत्ता संभाला। जलाल खान भी थोड़े दिन तक सत्ता संभालने के बाद वो भी बोला कि भगवान मैं तेरे पास आ रहा हूँ, वो भी चला गया। उसका बेटा था फिरोज खान। ये सारे खान को आप भूल गए तो भी चलेगा। आपको याद रखना है कि 2 सूबेदार आ गए थे। अभी तक हमने एक ही सूबेदार का नाम बताया था, अभी 2 सूबेदार का नाम सुनिए। एक वो सूबेदार जिसने दिल्ली आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि जब बड़ा वंश था वो वंश टूट गया तो बहुत सारे क्षेत्र थे, तो दिल्ली आगरा साइड को जिसने अपने कब्जे में लिया उसका नाम था सिकंदर शाह। और बिहार चुनार के क्षेत्र को जो अपने कब्जे में लिया उसका नाम था आदिल शाह। एक सिकंदर शाह, दूसरा आदिल शाह। ये जो सिकंदर शाह था इसका एक युद्ध हो गया। वो युद्ध कब हुआ? वो युद्ध हुआ 1555। ये ईस्वी कहीं ना कहीं आपने नोटबुक में अभी लिखा है, आप सर्च करें कहां लिखा है आपने। वो युद्ध 1555 में हुआ और वो युद्ध उसके साथ हुआ जो अभी तक ईरान में बैठा हुआ था। कौन था ईरान में बैठा हुआ भाई साहब? हुमायूं। तो हुमायूं साहब अभी इंडिया में आ चुके। हुमायूं का युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुआ। किसके साथ हुआ? तो आपके इस सिकंदर शाह के साथ हुआ। उस युद्ध का जो नाम है वो नाम है द वॉर ऑफ सरहिंद। फिर से बोलो जरा, क्या नाम है? वॉर ऑफ सरहिंद। वॉर ऑफ सरहिंद। वॉर को छोड़ दो, वो छोड़ दो, वॉर ऑफ वो तो मैं ऐसे ही बताता हूँ। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ऐसे याद होना चाहिए कि बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं गया था, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं वापस आ गया। बिलग्राम का युद्ध जो था वो शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो है वो आपके सिकंदर शाह के साथ हुआ। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हारा था, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीत गया था। ऐसे याद होगा। नेक्स्ट क्लास। यस सर। हो जाएगा सर। सर हुमायूं वापस आ गया 55 में। हाँ आ गया, तो मरा थोड़ा ही था, ईरान में बेचारा गया था ना थोड़े दिन के लिए। तो अभी हुमायूं साहब वापस आ चुके थे आगरा, आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में हुमायूं साहब वापस आ चुके थे। सरहिंद का युद्ध हो गया। हुमायूं ने इस सिकंदर शाह को परास्त कर दिया। और हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति है जिसका डेथ भी इसी साल हो गया था। उसने एक लाइब्रेरी बनवाया था। पुराने स्टूडेंट ध्यान दें, इतिहास में से 2 ही ऐसे शासक हुए जो कहीं ना कहीं से गिर के हुए थे। पुराने स्टूडेंट कुछ याद आ रहा है? सर मैं तो पुराना हूं ही नहीं, मैं तो नया हूं। अरे पुराने वाले कुछ याद आ रहा है? मैंने ये स्टेटमेंट बोला था कि भारतीय इतिहास में सिर्फ 2 ही ऐसे शासक हुए जिनकी मृत्यु कहीं न कहीं से गिर के हुई। एक वो व्यक्ति था जो चौगान पोलो खेलते समय 1530 में घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हुई थी। उस व्यक्ति का नाम था द फाउंडर ऑफ मुगल। अरे आप सोए रहेंगे तो कैसे याद दिलाओ? मेरा दूसरा ठंडा हो जाता है। दूसरा लाइब्रेरी था कोई तो। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे बोलना, ऐसे आगे आगे बोलोगे तो मेरा भी मन रहता है। ऐसे बच्चों ने याद किया है। यहाँ बोलता पुराने स्टूडेंट, जैसे ही पुराने स्टूडेंट का नाम लेते हैं माइक ऐसे आप म्यूट करते हैं कि वो ओपन ही नहीं करेंगे माइक। हाँ, जागो जागो, मैं आपको जगाता हूँ। मैंने वो रास्ता देखा है जिस रास्ते वो रास्ता बार बार आपको आगाह करता हूँ किस तरीके से आप काम करेंगे। इस नजरिए से आप अगर पढ़ेंगे तो आपके पीछे आएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी और गवर्नमेंट एग्जाम में जाने की इच्छा हर एक व्यक्ति की होती है, लेकिन मिलता नहीं है। कारण सिर्फ एक है, जो आपको करना है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आज से पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे शासक हुए
जिनकी मृत्यु कहीं न कहीं से गिर के हुई। एक था द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी बाबर, जिसकी डेथ 1530 में आपके 14 खेलते समय घोड़े से गिर के हुई थी। और दूसरा यही शासक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका युद्ध आपके सरहिंद का युद्ध हुआ था, सिकंदर के साथ हुआ था। सिकंदर का पूरी तरह पराजय हुआ था, सूर्यवंश अपने विनाश के कगार में मौजूद था। और उसी वर्ष अपने ही लाइब्रेरी, अपने ही द्वारा बनाए गए पुस्तकालय, और उस पुस्तकालय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी। और उसी दीन पनाह लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर के हुमायूं साहब पूरी तरह भारत की सल्तनत, मुगल सल्तनत को छोड़ के अपनी बागडोर 12 साल के लड़की के हवाले करके भगवान को प्यारे हो चुके थे। और उस 12 साल के लड़की 13 साल के लड़के का नाम था द ग्रेट अकबर। याद हुआ क्या बोला मैंने? सर रिपीट ये करो बोला, ना फिर। हाँ कुछ नहीं। क्या हो गया मैडम? नहीं सर, मैंने बोला कि थोड़ा सा रिपीट करूं? ये 5वीं बार मैंने रिपीट कर दिया भाई, फिर से रिपीट करूंगा। लाइब्रेरी का नाम क्या था? लाइब्रेरी का नाम था दीन पनाह। कहते हैं दीन दुखिया कहते हैं ना, तो वो उसका दीन, और जो पनाह आश्रय देता है तो वो पनाह। दीन पनाह लाइब्रेरी किसने बनवाया? तो हुमायूं ने ही बनवाया। कौन गिरा? तो वही गिर गया। कब गिरा? तो जब भारत में आया उसी साल गिर गया। वो साल कौन सा था? 1555 का था। कौन से युद्ध को जीता? तो सरहिंद के युद्ध को जीता। सरहिंद का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो हुमायूं और सिकंदर शाह के साथ हुआ था। सिकंदर शाह कौन था? तो सिकंदर शाह सूर्यवंश का सूबेदार था, जो आखिरी सूबेदार था। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। अभी देखिए, सूर्यवंश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सूर्यवंश जब अपने आखिरी के मुकाम पे था तो 2 सूबेदार वहां पे हुए थे। और उस सूबेदार के बारे में बोल रहा था कि आज की क्लास की सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। उस सूबेदार का नाम मैंने अभी तक लिया ही नहीं। अभी मैं दूसरे सूबेदार का नाम लिया, जिसका नाम था सिकंदर था। उसकी पूरी कहानी आपको सुना दी। अभी मैं दूसरे सूबेदार का नाम ले रहा हूं, जिसका नाम था आदिल शाह। इस आदिल शाह का एक सेनापति था, एक वजीर था, एक प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। हेमू, हेमू। यस। इस हेमू या आदिल शाह एक ओर थे, और दूसरी ओर बाप ने जिस बेटे को छोड़ दिया बाप ने जिस बेटे को छोड़ दिया था, वो बेटा एक ओर खड़ा था। और उसका बहुत बड़ा साथ देने वाला, उसका भी एक प्रधानमंत्री उसके साथ युद्ध में मौजूद था। फिर से बोलता हूं, एक ओर जहां आदिल शाह और उसका सेनापति हेमू था, दूसरी ओर वो नाबालिग 13 साल का बच्चा और उसका एक प्रधानमंत्री दूसरी ओर था। उस बच्चे का नाम अकबर था और उस प्रधानमंत्री का नाम बैरम खां था। इन दोनों के बीच एक युद्ध हो गया, और उस युद्ध को भारत इतिहास द वॉर ऑफ पानीपत सेकंड के नाम से याद रखती है। याद रहेगा? यस सर। आपसे पूछा जाता है कि पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? आंसर क्या देंगे? बाबर और लोधी। लोधी नहीं बोलने का भाई साहब, इब्राहिम लोधी। लोधी बोलोगे काम चलेगा क्या? लोधी में बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था, कौन सा लोधी था? बोलो बोलो, जागो जनता जागो। पानीपत पहली युद्ध 1526, जहां पे मुगल वंश की नींव रखी, बाबर के साथ ये युद्ध हुआ था। जिस व्यक्ति का युद्ध हुआ था वो लोधी वंश का था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। वैसे ही अभी देखिए, पहले वाले युद्ध में हमने किसी प्रधानमंत्री का नाम बताया ही नहीं था, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। दोनों राजा आमने सामने थे। बट यहाँ पे राजा भी थे, उसके प्रधानमंत्री थे, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे। प्रधानमंत्री का भी नाम इंपॉर्टेंट है, राजा का भी नाम इंपॉर्टेंट है। अगर राजा का नाम पूछा जाता है तो एक और आप बताएंगे आदिल शाह, दूसरी ओर अकबर। अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है तो आदिल शाह के साथ उनका हेमू खड़ा था और अकबर के साथ बैरम खां खड़ा था। याद रहेगा क्या? हाँ सर।
ओके, चलो इन चीजों को हम लिखते हैं और भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में एक और अध्याय जोड़ते हैं। क्या लिखूं? अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? लास्ट कंस्ट्रक्टेड फोर्ट, पुराना किला। कंस्ट्रक्टेड पुराना किला, ग्रैंड ट्रंक रोड, स्टार्टेड डाक सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस रुपया। इतना लिखा है ना, 4 बातें? हाँ सर। यस। अभी हम लिखेंगे सक्सेसर। अरे ये क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? एक मिनट। तब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछते चलो, बताते तो मैं जब तक इंक डालता हूं तब तक बताते चलूंगा। कुछ नहीं पूछना है? लूसेंट रट लिया तो चल जाएगा क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, लेकिन तुमने जो कहो। फिर से क्या क्वेश्चन दोहराओ भाई। फिर से क्वेश्चन दोहराओ। लूसेंट पूरा पढ़ लिया तो हो जाएगा क्या? अभी तुमने क्वेश्चन पूछने का जो आयाम है उसको मोड़ दिया है, लेकिन पहला जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सर लूसेंट अगर रट लूं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं इसको रट तो काम चल जाएगा क्या? रटना नहीं है, रटोगे होने वाला कुछ नहीं है। कौन सा एग्जाम? एसएससी। 7% हो जाएगा। ओके, और 30% करंट में क्या है कि सब्जेक्टिव हाँ। दिया हुआ है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए, है ना? तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना इज एन आर्ट। फिर से मैं बोलता हूँ, इस कारण से आप देखिएगा कि कोई स्टूडेंट, आप ही का स्टूडेंट है, बहुत तेज है, बहुत पढ़ता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। और कुछ स्टूडेंट को देखिएगा कि मीडियोकर स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन पहले हो जाता है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना इज एन आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बता दिया, इस बताने के बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव की एक बुक आपकी है ना, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे आप सर्च कीजिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उस बुक को पहले मंगवाइए। उसमें जैसे मैंने आज आपको सू डायनेस्टी पढ़ाया ना, तो सू डायनेस्टी से रिलेटेड बैंक में तो पूछा ही नहीं आता है, एसएससी, रेलवे, पीसीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सब वहां पर लिखा हुआ है। बजाते उस एग्जामिनेशन का नाम भी वहां पर लिखा हुआ है, उसको सॉल्व कीजिए। क्या आप सॉल्व कर पाते हैं इस सब्जेक्टिव क्लास को पढ़ने के बाद? क्या आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हैं? यस, वेरी गुड। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना इज एन आर्ट। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि बिलग्राम का युद्ध जब हुआ, कन्नौज का युद्ध जब इस समय हुआ, लेकिन वहां जब सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन किसी तीसरे तरीके से आपको पूछा जाएगा, है ना? आप शेखासुरी ने अपना जो डायनेस्टी था उसको एस्टैब्लिश किया, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि अच्छा बिलग्राम का युद्ध था, सर ने किसको भी बताया था, वो नहीं आ रहा है, कन्नौज का बताया था। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव आ ही रहा हूँ, लूसेंट में भी दिया हुआ है, वहां भी दिया हुआ है, बट उसके साथ साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, अमेजन पे मिलता है, 300-350 रुपए का उसका प्राइस है। डू परचेज द बुक एंड ट्राई टू सॉल्व। ओके सर। क्या हो गया इसमें? सक्सेसर, सक्सेसर में कौन कौन सक्सेसर है भाई, नाम बताओ। जलाल शाह और आदिल। किसका नाम लिखूं? जलाल नहीं, आदिल खान। आदिल खान, जलाल खां। जलाल खान, ये छोटा था। लिखें अभी आप सक्सेसर को 2 पार्ट में डिवाइड करें। यहाँ पे लिखे यंगर और यहाँ पे एल्डर। लिखें आदिल खान एंड जलाल खान। सर आदिल खान ने जलाल खान को बोल दिया कि तुम राजपाट संभालो। आदिल खान ने नहीं बोला, जलाल खान ने ही उसे सत्ता ले लिया।
मतलब कोई भी कुछ भी कारण होगा, कहने का मतलब है कि ये पार्ट जो था ये आगे नहीं चल पाया, ये जो पार्ट था वो आगे चलने लगा, मतलब ये ज्यादा पावरफुल होगा। कहते हैं ना अकबर के साथ उसके सॉरी अशोक जब उन्होंने मौर्य पढ़ाया था कि अकबर के इर्द गिर्द 98 ब्रदर्स थे। तो जो पावरफुल होता है वो क्या होता है, सत्ता में रहता है। जो पावरफुल नहीं होता है, बड़ा हो या छोटा हो, कोई सत्ता में नहीं रहता है। ठीक है ना? यस सर। तो हम आगे जलाल खां के बाद उसके बेटे फिरोज शाह पे। फिरोज शाह के जाने के बाद यहाँ पे दो बातें होंगी। एक क्या होंगी? एक आदिल शाह की और एक सिकंदर। एक होगी आदिल शाह, यहाँ पे शाह आएगा, और एक होगा सिकंदर। सिकंदर शाह। ठीक है ना? अभी समझ में आ रहा है? इसी डायग्राम को सिर्फ याद रखना है, बाकी की सारी बात मैंने आपको बता दी है। सर वो फिरोज खान होगा कि शाह होगा सर? फिरोज शाह है बाबा, खां से यहाँ तक था, यहाँ से शाह आ गया। सिकंदर शाह, आदिल शाह। जो आदिल शाह है वो बिहार चुनार या उसका जो रीजन है वो इसके हवाले हो गया। जो सेंटर है दिल्ली, आगरा, वो सिकंदर शाह के हवाले हो गया। ठीक है? सिकंदर शाह the war of Sarhind in the year 1555 with अकबर। Humayun. सर अरे सिकंदर शाह और सिकंदर सूर एक ही है ना? हाँ? लास्ट लेक्चर में आपने सिकंदर सूर लिखा था। सिकंदर सूर हाँ, किस चीज में? यही वॉर ऑफ सरहिंद विद हुमायूं। हाँ, एक ही है, सरहिंद। वॉर ऑफ पानीपत सेकंड। सिर्फ यहाँ पे एक और बात लिख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर हेमू, और यहाँ पे लिख लीजिएगा। सर पूरा बोर्ड में दिख रहा है। हाँ सर। ओके ठीक है, दिखेगा, एक मिनट रुक जाओ। देखो अभी बोर्ड दिख रहा होगा तुम लोगों को। क्या लिखा है मैंने लिखा है सिकंदर शाह में जब आप देखोगे तो लिखा है द वॉर ऑफ सरहिंद इन द ईयर 1555 विथ हुमायूं, और आदिल शाह में लिखा है द वॉर ऑफ पानीपत सेकेंड विथ अकबर, और दोनों के प्राइम मिनिस्टर का नाम हमने लिखा है। आदिल शाह के प्राइम मिनिस्टर का नाम हमने हेमू लिखा है, और अकबर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बैरम खान, BAIRAM, बैरम, KSAN, खान। सर पानी कितने में हुआ, मतलब 15? वॉर ऑफ पानीपत रोमन में सेकेंड में 2 लिखो। हाँ सर, मतलब कौन से साल?
15 कितने में हुआ? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। जो सर वो पूछ रही है कि बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था? आवाज नहीं आ रही दादा। कौन से में हुआ? रुको रुको रुको। क्या बोला, बोलो अभी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, कौन सी ईयर? लिखा नहीं है क्या? अच्छा 1556 1556 डेट भी मैं लिखाऊंगा बट अकबर में आने के बाद। तो अभी सिर्फ आप 1556 लिखें। 26 में पहला, उसके 30 साल के बाद दूसरा। सरहिंद 1555, उसके 1 साल के बाद पानीपत। सरहिंद में हुमायूं साहब जीत गए थे तो मुगल सत्ता अपने रीएस्टैब्लिशमेंट की ओर थी, बट फिर भी अभी भी सूर्यवंश का शासक था आदिल शाह, जो सूर्यवंश का ये जो घेरा था वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिसको हटाने के लिए बाप के जाने के बाद बेटे ने पानीपत की दूसरी युद्ध लड़ी, और इसको तो हुमायूं ने ही साफ कर दिया था, इसको आपके अकबर ने साफ कर दिया। पूरी तरह मुगल वंश रीएस्टैब्लिश हो चुका था। यहां तक समझ में आया बातें? यस सर। बाकी लोगों को? सर तो आगे जाके हुमायूं और अकबर एक हुए क्या? हुमायूं और अकबर। हुमायूं तो मर गया था ना सर। मैंने क्या बोला मैडम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाबालिग बेटे का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर। कौन होगा फादर, कौन होगा सन? खुद सोच के बताओ। मैं बोल रहा हूँ नाबालिग बेटे, इसका नाम अकबर था, इसका मतलब हुमायूं वाज द सन ऑफ अकबर और अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं। आप खुद सोचिए। अकबर इज द सन ऑफ निकालिए। हुमायूं। अकबर बेटा है हुमायूं का। अकबर बेटा है हुमायूं का। तो क्या था, तो बाबर मुगल वंश का फाउंडर था, उसके बेटे का नाम था हुमायूं। अभी हुमायूं चला गया सरहिंद के युद्ध में, तो उसके बेटे का नाम है अकबर। अकबर को हम 1605 ईस्वी तक लेके चलेंगे। फिर उसके बाद उसके बेटे का नाम हम याद रखेंगे जहांगीर। फिर जहांगीर को हम लेके चलेंगे। फिर उसके बाद उसके बेटे का नाम हम शाहजहां के रूप में याद रखेंगे, जिसने ताजमहल बनवाया। फिर उसके बाद उसके बेटे औरंगजेब को हम याद रखेंगे। तो ऐसे करके मुगल सल्तनत अपने चलती रहेगी। अभी समझ में आया कि अकबर क्या था? हाँ सर। यस। नेक्स्ट क्लास, हमारी पूरी क्लास जो होगी वो अकबर और मुगल एम्पायर को खत्म करने पे आधारित होगी। आज के क्लास में हमने टूर खत्म किया है। 2 मिनट में आपको मैं बता दूं कि हमने अभी पढ़ा क्या। हमने बताया कि सूर्यवंश का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बेसिकली आपके चौसा और बिलग्राम के युद्ध के बाद हुआ था। चौसा का युद्ध हालांकि 1539 में हुआ था और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं हारा था, बट पूरी तरह नहीं हार पाया था। हालांकि बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पूरी तरह हारा था और 1540 से लेके 1555 तक वो भारत से बाहर ईरान में रहा था। उसी ईरान में जहां पे 15 अक्टूबर 1542 15 अक्टूबर 1542 को आपके अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था। आज हम अकबर के क्लास में करने वाले हैं। हमने यहाँ पे ये बातें आपके साथ नहीं बताई हैं। उसके बाद हमने बोला कि दोनों युद्ध खत्म होने के बाद 1540 से लेके 1555 तक की जो कहानी है वो आपके मुगल वंश को 2 टुकड़ों में विभाजित करती है और इस बीच में सूर्यवंश अपने सत्ते पे कायम होता है। इस सूर्यवंश का जो फाउंडर था वो फरीद था। बाद में हमने शेर खान की उपाधि दी है उसको और भारतीय इतिहास शेर शाह सूरी के नाम से उसको याद रखती है। इसके फादर का नाम हसन खां था जो सासाराम का जमींदार था। इसकी भी मृत्यु जब हुई थी तो इसका भी जो टॉम मकबरा है वो सासाराम बिहार में ही है।
आपके इस शेर शाह सूरी ने रुपया भी चलाया, ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाया, उसके बाद इसने आपके डाक सिस्टम की भी शुरुआत की। पुराना किला जो दिल्ली में है उसका भी जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी शेर शाह सूरी ने किया था। मल्टीपल वॉर इसने लड़े थे, है ना, जिस वॉर में आप सारी वॉर को अगर छोड़ दें तो कलिंजर का जो वॉर था वो इंपॉर्टेंट था 1545 का, जहां पे उसका इंजरी के कारण उसका डेथ भी हो गया था। उसके डेथ होने के बाद जो सत्ता थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। जो बड़े भाई थे किसी काम के नहीं थे, जलाल खान जो है सत्ता पे आए, उसके बाद फिरोज खान, उसके बाद 2 टुकड़ों में सूबेदार ने पूरी जो सूर एम्पायर थी उसको हाथों में ले लिया था। एक और जहां पे आदिल शाह बिहार और चुनार को अपना केंद्र बिंदु बनाया हुआ था, वैसे ही सिकंदर जो सूर था वो आपके दिल्ली और आगरा को केंद्र बिंदु बनाया हुआ था। तो जब हुमायूं आपकी ईरान से लौटा तो 1555 में उसका सिकंदर शाह के साथ युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम हमने सरहिंद का युद्ध दिया था। और यही वो सरहिंद का युद्ध है जिसके बाद मुगल वंश रीएस्टैब्लिश आपके इंडिया में हो चुका था। हालांकि आपके जो हुमायूं है उसका डेथ 1555 में ही अपने ही बनाए हुए लाइब्रेरी से गिर के हो गया था, जिसकी बात हमने हुमायूं लास्ट क्लास में आपको लिखवाई है और उसके लाइब्रेरी का नाम भी आपको लिखवाया था, दीन पनाह लाइब्रेरी। हमने आज आपको दीन पनाह लाइब्रेरी या हुमायूं के डेथ के संदर्भ में कोई भी बातें नहीं बताई है, क्योंकि हमारा सिलेबस हुमायूं नहीं था, शेर शाह सूरी था। और दूसरी ओर जो सूबेदार आपके बिहार और चुनार के घेरा डाले हुए था उसका नाम था आदिल शाह, जिसके प्रधानमंत्री का नाम था हेमू। और यही वो आदिल शाह और हेमू है जिसका अकबर और उसके प्रधानमंत्री बैरम खान के साथ 1556 में पानीपत की दूसरी वॉर हुई थी और अकबर सत्ता में वापस आ चुका था। नेक्स्ट क्लास जो बढ़ेंगे तो ये तमाम जो पुरानी बातें हैं आप याद करके आएंगे। हम अकबर और मुगल वंश को खत्म करने की कोशिश आपके साथ करेंगे। कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, हम मिलते हैं आपके साथ 6 बजे बैंकिंग क्लास में। गुड डे। थैंक यू सर।